तो आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। आज ये हमने कल मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट पढ़ लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आज हम डिस्कस करने जाएंगे वो हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में। ये हमें पढ़ना है बेटा, टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग हमने पढ़ लिया। तो हम पढ़ने जा रहे हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी क्या होता है देखना। अगर मैं बात करूं टैक्सेस जो टैक्सो वर्ड लिया गया वो टैक्सेस से लिया गया। उसका नाम होता है अरेंजमेंट। उसका मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, नॉमी, नॉमी वर्ड लिया नॉमोस से, इसका मतलब सर होता है लॉ। स्क्रीन शेयर नहीं करी अभी। बेटा कर दी स्क्रीन शेयर। आ रही है स्क्रीन बच्चों? यस सर। यस सर। नो सर। यस सर। जिस ओके, जिसकी नहीं आ रही है उसकी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बेटा, मेरे एंड से सही है। टैक्सोनॉमी, टैक्स अरेंजमेंट मतलब अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करें हम। भाई अगर कोई एंजियोस्पर्म में आ रहा है प्लांट, उसको एंजियोस्पर्म में रखें। कोई एल्गा है तो उसे एल्गा में रखें। तो उसका अरेंजमेंट कैसे करते हैं उसको हम टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो भाई टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी इज द अरेंजमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कट गई थी। क्या? से एक बार रिपीट कर दो जो आपने बोला, आवाज कट गई थी। टैक्सोनॉमी इज द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हम ऑर्गेनिज्म को अरेंज करके उनको ग्रुप्स में अरेंज करते हैं, उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्लांट्स की, किसी प्लांट को हम अरेंज कर रहे हैं एंजियोस्पर्म में, किसी को हम एल्गा में डाल रहे हैं, किसी को जिम्नोस्पर्म में। तो ये जो अरेंजमेंट होता है, ऐसे एनिमल्स का भी अरेंजमेंट होता है। कोई प्रोटोजोन में आ रहा है, कोई एनिलिडा में आ रहा है, ठीक है, कोई आर्थ्रोपोडा में आ रहा है। तो ये जो अरेंजमेंट है, हम ऑर्गेनिज्म को जो अरेंज करते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि पूरे एनिमल का एक ही बना रखा है, सबको लिया एनिमल में डाल दिया। एनिमल में भी सब ग्रुप फाइलम है। तो उसको हम जो अरेंज करते हैं उसको हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, जो अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये जो टैक्सोनॉमी वर्ड था, ये वर्ड टैक्सोनॉमी जो वर्ड है, वर्ड टैक्सोनॉमी, ये प्रपोज किया था एपीडी कॉन्डले ने। एपीडी कॉन्डले ने, ये हमें पढ़ना है इनका नाम, एपीडी कॉन्डले ने। ठीक है, जो बुक में प्रपोज किया था, इनकी बुक थी इन हिज बुक थ्योरीज एलिमेंटरी, फ्रेंच वर्ड है देला बॉटनिक, ये फ्रेंच वर्ड है एक। ठीक है, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, इसका मतलब होता है थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। अगर उसे हम बात करें, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। तो इन जो एपीडी कॉन्डले है, एपीडी कॉन्डले ने टैक्सोनॉमी वर्ड प्रपोज किया था इन हिज बुक थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी में। ठीक है, तो तुमसे ये पूछ सकता है कि टैक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया था? एपीडी कॉन्डले ने। अब सुनो, टैक्सोनॉमी जो होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, टैक्सोनॉमी जो हम पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी में कुछ इंक्लूड्स स्टडी ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स, स्टडी ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। टैक्सोनॉमी में ये कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, वो क्या है सुनना। अब सुनो, जैसे सपोज करो, अगर कोई ऑर्गेनिज्म हम अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म हम लोगों को मिला है, कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई टैक्सोनॉमिस्ट है, उसको कोई ऑर्गेनिज्म मिला, वो ऑर्गेनिज्म मिला तो सबसे पहले ये टैक्सोनॉमिक है। ठीक है, ये एक इंडिविजुअल है, ये एक टैक्सोनॉमिक है, टैक्सोनॉमी करता है ये, ठीक है, रिसर्चर है, इसको एक ऑर्गेनिज्म मिला है। तो सबसे पहले ये टैक्सोनॉमिक्स क्या करेगा? उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करेगा इसको कि भाई ये ऑर्गेनिज्म प्लांट है, एनिमल है, प्लांट में भी इसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको नॉमनक्लेचर करेगा, उसका नाम देगा उसे कोई, नॉमनक्लेचर, नॉमनक्लेचर उसको कोई नाम देगा, साइंटिफिक नेम देगा। ठीक है, नॉमनक्लेचर करने के बाद, नाम देने के बाद उसको क्लासिफाई करेगा, क्लासिफिकेशन करेगा उसकी, उसकी क्या करेगा वो? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है?
उसको एक ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में रख देगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर। मैं लिख देता हूँ क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन तो समझ गए, उसको आइडेंटिफाई करना। नॉमेनक्लेचर उसको नाम देना। क्लासिफिकेशन मतलब अ प्रोसेस बाय विच an organism a process by which an organism is grouped into categories on the basis of observe on the basis of observable characters। इसका मतलब ये हुआ, जैसे ये इसको ऑर्गेनिज्म मिला है, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिज्म एक प्लांट है, तो ये देखेगा कि भाई प्लांट में ये अगर फ्लावर बना रहा है, फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट है, तो ये एंजियोस्पर्म होगा, ठीक है। अगर ये फ्लावर नहीं बना रहा होगा ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या बोलेगा, ये एंजियोस्पर्म नहीं है, बाकी और कुछ हो सकता है। तो ये देखेगा भाई इसमें और ऑब्जर्वर देखेगा कि फ्लावर्स ही बन रही, वुडी है, तो जिम्नोस्पर्म हो सकता है। तो ये इसको क्लासिफाई करेगा बेस्ड ऑन इट्स कैरेक्टर्स, जो उसको कैरेक्टर्स दिख रहे होंगे, उसके बेस पे इसको क्लासिफाई करेगा। तो टैक्सोनॉमी में क्या चीज इंक्लूड होती है, तो सीक्वेंस क्या लिखोगे तुम, आई कॉमा एन कॉमा सी, आई एन सी। आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, एन स्टैंड्स फॉर नोमेनक्लेचर, सी स्टैंड्स फॉर क्लासिफिकेशन। तो टैक्सोनॉमी में 3 पॉइंट्स हमें लोगों को याद रखने हैं। वो 3 पॉइंट्स क्या है, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, फिर उसको नॉमेनक्लेचर, उसको नाम देना, और नाम देने के बाद उसे क्लासिफाई कर देना बेस्ड ऑन इट्स कैटेगरी। उसके कैरेक्टर्स को देखकर उसको उसके ग्रुप में, उसके कैटेगरी में डाल देना। तो बेटा ये टैक्सोनॉमी के 3 पॉइंट हम लोगों को आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो आता है वो आता है सिस्टमैटिक्स। नेक्स्ट वर्ड जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सिस्टमैटिक्स, ठीक है। जो सिस्टमैटिक्स वर्ड है, द टर्म सिस्टमैटिक, ये जो टर्म है सिस्टमैटिक, ये दी थी लाइनस ने। लाइनस का नाम सबने सुना होगा, कार्ल लाइनस। तो लाइनस ने टर्म सिस्टमैटिक दी थी, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, इस सिस्टमैटिक देखो, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक में मतलब यही है। सिस्टमैटिक होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मैं लिख देता हूँ। इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अब सुनना इसके बारे में। लाइनस ने ये जो वर्ड यूज किया था सिस्टमैटिक में, उन्होंने, मैं लिख देता हूँ लाइनस, ये पूछ सकता है ये वर्ड, ठीक है, ये एनसीईआरटी ने भी दिया हुआ है। लाइनस यूज्ड सिस्टमा नेचुरे as a title of publication, as a title of publication। तो जो उन्होंने सिस्टमैटिक वर्ड यूज किया था, तो उनकी पब्लिकेशन थी सिस्टमा नेचुरे में, उन्होंने इसमें यूज किया था। सिस्टमैटिक्स में होता क्या क्या है वो सुनेंगे। सिस्टमैटिक्स इंक्लूड सिस्टमैटिक्स इंक्लूड्स सिस्टमैटिक किसको इंक्लूड करती है वो लिखते हैं, देखो। आइडेंटिफिकेशन सेम, जो हमने टैक्सोनॉमी में पढ़ा था, आइडेंटिफिकेशन को इंक्लूड करती है, कॉमा, ये इंक्लूड करती है नॉमेनक्लेचर को, जैसे हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमी में, नॉमेनक्लेचर, कॉमा, ये इंक्लूड करती है क्लासिफिकेशन को, सेम। तो आईएनसी तो सेम ही हो गया। एंड एक चीज और इंक्लूड करती है, एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ये इंक्लूड करती है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो 4 चीजें इंक्लूड कर रही है सिस्टमैटिक। आई एन सी तो सेम था टैक्सोनॉमी वाला, लेकिन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है ना, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी लिया। मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करो मैं कुछ ऑर्गेनिज्म, एक एक्स वाई जेड ए, ठीक है। अब जब हमारी अर्थ बनी, तो तब से क्या चल रहा है, इवोल्यूशन चल रहा है हम लोगों का, ठीक है। तो अगर हम देखें, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन करें इन चारों का, उसके बाद जब इसको अरेंज करें, अगर देखें सबसे अर्थ पर सबसे पहले अगर ए वाला आया, इसको 1 दे दिया, उसके बाद 2 वाई वाला आया, फिर ये आया, फिर ये आया। तो जब इसका अरेंजमेंट करेंगे, एक अरेंजमेंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे करेंगे, तो सबसे पहले हम ए को रखेंगे, फिर किसको रखेंगे, वाई को रखेंगे, फिर रखेंगे जेड को,
फिर रखेंगे एक्स को। तो ये बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रखा। सबसे पहले अर्थ पे इवोल्यूशन के दौरान ए वाला आया था और सबसे आखिरी में कौन आया था, एक्स वाला। तो ये जो रिलेशनशिप हमने जो ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया, ये ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमने जो ऑर्गेनिजम्स को अरेंज किया, ये किसके बेस पे किया हमने, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं। ये वर्ड याद रखना, कई बार आएगा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो फाइलोजेनेटिक का मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ही होता है। तो सिस्टमैटिक्स में क्या क्या चीज आ गई, सिस्टमैटिक में आईएनसी आइडेंटिफिकेशन भी आया, नॉमेनक्लेचर भी आया है और क्लासिफिकेशन भी आया है, जो टैक्सोनॉमी में आ रहा था। लेकिन इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा आ गई, वो जो एक्स्ट्रा चीज आई वो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता क्या है, ये होता है कि ऑर्गेनिज्म को हम अरेंज कर दें, किसके बेस पे, उनके इवोल्यूशन के बेस पे। सबसे पहले ए आया था, सबसे आखिरी में एक्स वाला आया था, तो इनको हमने इनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के हिसाब से अरेंज कर दिया। तो इसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो सिस्टमैटिक्स में एक एक्स्ट्रा चीज आती है, तभी तो उसको बोलते हैं इट इज ए सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लेकिन टैक्सोनॉमी में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को नहीं लिया गया था। तो ये अंतर है सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, हमने लिख दिया। एक वर्ड नोट डाल के लिख रहे हैं यहाँ पे हम, नोट। नोट है, इन मॉडर्न टैक्सोनॉमी, इन मॉडर्न टैक्सोनॉमी, इन मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब ध्यान सुनना, इन मॉडर्न टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमिस्ट यूज, टैक्सोनॉमिस्ट यूज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब मॉर्फोलॉजी, एंड इंटरनल, इंटरनल मतलब एनाटॉमी। टैक्सोनॉमी यूज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, external and internal structure along with the structure of, along with the structure of cell। ठीक है, along with the structure of cell, developmental process, developmental process, comma, and ecological, ecological information, in information of organism। बच्चों स्क्रीन आ रही है, अश्विन स्क्रीन आ रही है क्या, शेयर हो रही है ना स्क्रीन? हाँ बेटा, बेटा विजिबल है माइक ऑन हो गया। ठीक है, अबे स्क्रीन दिख रही है बेटा? ठीक है, ओके ओके। जिसकी नहीं आ रही बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम है। इन मॉडर्न टेक्सोनॉमी देखो, मॉडर्न टेक्सोनॉमी हमने पढ़ा था जिसमें आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन था। सिस्टमैटिक्स में इवोल्यूशन रिलेशनशिप भी आ गया था। लेकिन जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है, जो आजकल के लोग जो टेक्सोनॉमिस्ट जो करते हैं आजकल, वो टेक्सोनॉमी क्या यूज करते हैं, ध्यान सुनना, ये इंपॉर्टेंट हो गया। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब मॉर्फोलॉजी को भी स्टडी करेंगे। पहले तो बस सिंपल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स देखते थे, मतलब जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं वही यूज करते थे। प्लांट की हाइट दिख रही है, जो चीज दिख रही है उसको यूज करते थे। लेकिन आजकल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी देखते हैं उसका, इंटरनल मतलब एनाटॉमी भी देखते हैं उसकी, सेल का स्ट्रक्चर भी देखते हैं उसका, उसका कैसे वो डेवलप किया, जो डेवलपमेंट का उसका प्रोसेस था वो कैसा है, और उसकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कि भाई वो प्लांट या ऑर्गेनिज्म या एनिमल वो हेटरोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ है, और हेटरोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ है या डिकम्पोजर है, ये सब भी देखते हैं। तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी ये सारे पॉइंट्स को भी कंसीडर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले के लोग जो टेक्सोनॉमिस्ट थे, पहले जो करते थे टेक्सोनॉमी, पहले के लोग केवल और केवल ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स देखते थे, जो करेक्टर्स दिखते हैं मतलब मॉर्फोलॉजी ओनली। लेकिन जो आजकल के टेक्सोनॉमिस्ट हैं जो मॉडर्न है, वो मॉर्फोलॉजी को भी देखते हैं, एनाटॉमी को भी देखते हैं,
स्ट्रक्चर ऑफ सेल भी देखते हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेस के साथ साथ इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी देखते हैं। तो ये मॉडर्न टेक्सोनॉमी के कुछ पॉइंट है, इसको ध्यान से रख लेना, इस पे ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला टाइप जो पढ़ने जा रहे हैं वो है साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी, ठीक है। एक साइटोटेक्सोनॉमी पढ़ना है हमें और एक पढ़ना है कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी, तो दो टेक्सोनॉमी पढ़नी है हमें, टाइप साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी। नाम बोल रहे हैं, देखो नाम से ही पता लगा सकते हैं। साइटोटेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी मतलब सेल की इंफॉर्मेशन आ रही है, साइटो मतलब सेल की इंफॉर्मेशन आ रही है। कीमोटेक्सोनॉमी, कीमो मतलब केमिकल, कीमो किसे लिए, केमिकल से। तो मैं यहाँ पे वर्ड्स लिख देता हूँ। साइटोटेक्सोनॉमी में क्या करते हैं हम, यूज यूज ऑफ साइटोलॉजिकल साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ प्लांट, साइटोलॉजिकल मतलब सेल, ठीक है। ठीक, एक मिनट बेटा। यूज ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड साइटोटैक्सोनॉमी। चलो ठीक है सर, ये साइटोटैक्सोनॉमी लिख देते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी या इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब सेल की इंफॉर्मेशन, लाइक क्रोमोसोम नंबर, कितने क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। तो ये जो साइटोटैक्सोनॉमी वर्ड आया, ये जो साइटोटैक्सोनॉमी वर्ड आ रहा है बेटा, ये साइटोटैक्सोनॉमी सेल की इंफॉर्मेशन से आया। साइटो मतलब सेल से लिया गया। तो सेल में क्या मिलता है हमें, क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमोसोम का नंबर क्या है, उसके बेस पे अगर टैक्सोनॉमी करे तो उसको साइटोटैक्सोनॉमी वर्ड दिया गया है। कीमोटैक्सोनॉमी, कीमो वर्ड केमिकल से आया है, तो उसके बारे में भी लिख देते हैं। अगर हम टैक्सोनॉमी, इट इज बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट्स, इट इज बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट। ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट पे बेस्ड है, ठीक है। और केमिकल कंपाउंड्स जैसे बता देता हूँ, जैसे केमिकल कंपाउंड्स केमिकल कंपाउंड सच एज एल्कलॉइड्स, ये कुछ केमिकल्स होते हैं बेटा, बायोमोलिक्यूल्स में आएंगे, सर बताएंगे। एल्कलॉइड्स, टेनेंस मैंने शायद बताया था तुम्हें, टेनेंस कार्बोहाइड्रेट होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स इनके बेस पे, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक सारे केमिकल्स हैं, फैटी एसिड्स, ठीक है, अमीनो एसिड्स एक्सेट्रा। तो बेटा टैक्सोनॉमी की दो टाइप पढ़े हमने। दो टाइप कौन कौन से थे, साइटो और कीमो। साइटोटॉक्सिनोमी क्या होती है, अगर हम लोग सेल की इंफॉर्मेशन को स्टडी करें, सेल में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर को स्टडी करके टैक्सोनॉमी करते हैं, तो उसे साइटोटैक्सोनॉमी बोलते हैं। अगर हम सेल का केमिकल कंस्टिट्यूएंट स्टडी करते हैं, मतलब अमीनो एसिड क्या है उसमें, न्यूक्लिक एसिड, ये सब केमिकल सारे, तो उसको हम बोलते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। तो ये दो वर्ड है, इसको हमें पढ़ना अच्छे से, और ये इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है कुछ बेस इंफॉर्मेशन है, इन्फॉर्म मैं लिखता हूँ इंफॉर्मेशन नोट्स। इंफॉर्मेटिव है मतलब फैक्ट्स हैं, ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये हमें थोड़े याद करने पड़ेंगे, ठीक है। क्या है सुनना, मैं पहला पॉइंट लिखता हूँ, इसको रीड कर लेना बस। प्रैक्टिकल, अगर तुमसे पूछूं सिग्निफिकेंस प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी इज, क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन
क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन स्पीशीज। अगर कोई स्पीशीज अननोन है उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको नॉमेनक्लेचर करेंगे, फिर उसकी क्लासिफाई करेंगे। तो कोई अननोन स्पीशीज, भाई नई नई स्पीशीज डिस्कवर होती रहती है हमारी अर्थ पर, तो जो नई नई स्पीशीज डिस्कवर होती हैं तो उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको नॉमेनक्लेचर करना है, उसे क्लासिफाई करना है। तो यही है उसको आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन स्पीशीज। ये इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस हो गई। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें याद रखना होगा, ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं और हमें थोड़ा पता करना ही है। मैक्सिमम डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी तुम्हें बताया था मैंने, विभिन्नता है, अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्स। मैक्सिमम डाइवर्सिटी हमें कहाँ मिलती है, मैं लिखता हूँ, इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एरिया वो होते हैं, सुनेंगे ध्यान से, ट्रॉपिकल एरिया वो होते हैं जहाँ पे कोई सीजन नहीं होता, 12 के 12 महीने सेम क्लाइमेट सेम टेम्परेचर। तो यहाँ पे जैसे विंटर्स, समर्स, ऑटम, स्प्रिंग्स आते हैं ना हमारे यहाँ, लेकिन ट्रॉपिकल एरियाज में ऐसा कुछ नहीं होता, 12 के 12 महीने कांस्टेंट सेम टेम्परेचर रहता है। तो ट्रॉपिकल एरियाज वहाँ होते हैं जहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन कांस्टेंट है। रेन फॉरेस्ट, बरसातें भी बहुत होती हैं, जैसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट सुना होगा तुमने, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। अमेजोन रेन फॉरेस्ट को पता है हमारी अर्थ का लंग ऑफ द प्लेनेट बोलते हैं। मतलब मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिलती है यहाँ पे अमेजोन रेन, मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिलती है यहाँ पे अमेजोन रेन फॉरेस्ट में। तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी अगर तुमसे पूछ रहे कहाँ मिलती है, तो तुम बोलोगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ये हमारा कुछ पॉइंट्स है, थोड़ा बस स्टडी फैक्ट्स हैं ये। अच्छा, सेकंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी अगर पूछे, सेकंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी अगर कोई पूछता है, इज फाउंड इन कोरल रीफ। कोरल तुम अभी सर पढ़ाएंगे एनिमल किंगडम में, ठीक है। कोरल, कोरल एक अंडर वाटर वेजिटेशन भी बोलते हैं इसको, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो कोरल एक कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, नाइडेरियंस होते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं साथ में, ये अंडर वाटर मिलते हैं, अंडर वाटर। तो कोरल रीफ तुम एनिमल किंगडम में सर पढ़ाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो कोरल रीफ्स में सबसे ज्यादा सेकंड डाइवर्सिटी मिलती है, सबसे ज्यादा। तो नेक्स्ट जो हम लिख रहे हैं पॉइंट, वो भी थोड़ा फैक्ट है, फैक्ट मतलब उसको बस पढ़ना ही है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड नोन स्पीशीज, नंबर ऑफ नोन स्पीशीज, नंबर ऑफ नोन, नोन मतलब जो हमें पता है, नोन स्पीशीज कितने, अराउंड 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन। ये पुराना डेटा है, चेंज हो चुका है, पर हमारी एनसीईआरटी ने यूज किया तो उसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे इतने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म अर्थ में मिलते हैं, तो ये हमें एक डेटा ये हो गया। तो ये जो हमारा इंफॉर्मेशन नोट्स थे, उसके 4 पॉइंट मैंने लिख दिया यहाँ पे, 1 2 3 4 इंफॉर्मेशन नोट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है नॉमेनक्लेचर। उस टॉपिक का क्या नाम है? नॉमेनक्लेचर। इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं काफी। नॉमेनक्लेचर क्या होता है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर में हम लोग जो पढ़ेंगे बाइनोमियल सिस्टम पढ़ेंगे, वैसे ट्राइनोमियल सिस्टम भी होता है। तो सुनना, अगर हम बात करें नॉमेनक्लेचर की, तो नॉमेनक्लेचर में एक तो वर्नाकुलर नेम होते हैं, वर्नाकुलर, या फिर लोकल नेम्स, एक होते हैं साइंटिफिक नेम्स। साइंटिफिक नेम्स में भी एक होता है बाइनोमियल सिस्टम, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, एक होता है ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अच्छा, अब सुनेंगे वर्नाकुलर या लोकल नेम्स। लोकल नेम्स मतलब ऐसे जो हम लोग कॉमन नेम रख देते हैं भाई, जैसे हम पोटैटो को यहाँ पे हिंदी में आलू बोलते हैं, गुजरात में बटाटा बोलते हैं। तो लोकल नेम्स वो होते हैं जो कॉमनली रख देते हैं, और ये नेम चेंज हो जाते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस।
वर्नाकुलर नेम क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लैंग्वेज टू लैंग्वेज। तो वर्नाकुलर नेम्स पे बेटा एक ऑर्गेनिज्म का, ये एक चीज का वर्नाकुलर नेम या लोकल नेम सेम नहीं रहता, ये चेंज होते रहते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू द प्लेस ये चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो साइंटिफिक नेम होता है, साइंटिफिक नेम चेंज नहीं होता, वो एक ही रहता है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर मोस्ट एक्सेप्टेड है, यही हम यूज करते हैं और यही हमें सिलेबस में पढ़ना है के लिए। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज मोस्ट एक्सेप्टेड वन और वी यूज दिस सिस्टम फॉर स्टडी ओनली। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर को थोड़ा सा बता देंगे क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले बायनोमियल नोमेनक्लेचर। क्वेश्चन इसी से ही आना है। तो हम जो यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर या बायनोमियल सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये बायनोमियल सिस्टम सबसे पहले डिस्क्राइब या दिया किसने था? गिवन बाय लाइनस, गिवन बाय कार्लस लाइनस। लाइनस ने दिया था ये, ठीक है, कार्लस लाइनस ने दिया था। और अब इसको आगे पढ़ते हैं। तो लाइनस ने, अब समझना कुछ दो तीन फैक्ट्स हैं। लाइनस ने, लाइनस लिख देते हैं, लाइन सी लाइनस प्रपोज्ड बायनोमियल सिस्टम in plants in his book species plantenum, species plantenum, species plantenum। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर सबसे पहले लाइनस ने प्लांट्स के लिए स्पेसिफाई कर रहे हैं, प्लांट्स के लिए अपनी बुक स्पीसीज प्लांटेनम में यूज किया था। दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, लाइनस प्रपोज्ड, लाइनस प्रपोज्ड बायनोमियल सिस्टम फॉर एनिमल्स, बायनोमियल सिस्टम फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए इन हिज बुक, इन हिज बुक सिस्टमा नेचुरा, सिस्टमा नेचुरे। तो बेटा दो वर्ड है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, स्पीशीज प्लांटेनम, प्लांट से आ जाएगा प्लांटेनम प्लांट्स के लिए, सिस्टमा नेचुरा एनिमल्स के लिए। तो लाइनस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर यूज किया था, प्लांट्स के लिए अपनी एक अलग बुक थी और एनिमल्स के लिए एक अलग बुक थी, सिस्टमा नेचुरा। थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये फैक्ट्स है कुछ। आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम बात करें बायनोमियल नोमेनक्लेचर की, तो सबसे पहले हमें आईसीबीएन के बारे में पता होना चाहिए। आईसीबीएन, आईसीबीएन का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा भी हुआ है। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, काउंसिल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। हाँ, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। जैसे अगर बात करें तुम्हारी केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में आईयूपीएसी होता है, आईयूपीएसी नेम पढ़े थे तुमने? पढ़े थे ना आईयूपीएसी नेम? हाँ, तो क्या था? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड प्योर, अप्लाइड केमिस्ट्री। यस सर। वो क्या नाम देते थे? वो केमिकल्स जो होते हैं ना, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके एक स्टैंडर्ड नेम्स दिए थे, नोमेनक्लेचर किया था उन्होंने केमिस्ट्री में। लेकिन ठीक है, आईयूपीएसी तो केमिस्ट्री के लिए है, लेकिन जो बॉटनी के लिए हमारे यहाँ पे, बॉटनी के लिए आईसीबीएन, आईसीबीएन क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। बोटैनिकल नोमेनक्लेचर मतलब किसके लिए? प्लांट्स के लिए केवल, साइंटिफिक नेम फॉर प्लांट्स ओनली, ठीक है। जूलॉजी के लिए आईसीजेडएन होता है, वो हम अभी आगे बताएंगे, अभी बॉटनी पढ़ रहे हैं तो बॉटनी के बारे में। तो आईसीजेडएन जूलॉजी के लिए होता है, ठीक है। तो ये 1961 में प्रपोज हुआ था, डेट नहीं याद रखनी। तो सबसे पहले मैं इसके रूल्स बता रहा हूँ तो मैं आईसीबीएन के, तो मैं लिखता हूँ मेन रूल, जैसे तुमने आईयूपीएसी के रूल्स पढ़े थे, इसके भी हैं मेन रूल्स ऑफ आईसीबीएन। तो कुछ रूल्स हैं आईसीबीएन के, वो देखना। पहला रूल, अगर हम पहला रूल बात करें
तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मैंने तुम्हें बताया था मोस्ट आईसीबीएन के लिए कौन सा एक्सेप्टेड है, बाइनोमियल। तो आईसीबीएन ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को स्टडी किया है। तो बाइनोमियल मतलब जो भी साइंटिफिक नेम होगा उसके टू कंपोनेंट्स होंगे, बाइनोमियल टू कंपोनेंट्स। तो पहला पॉइंट क्या है कि बाइनो नेम ऑफ एनी स्पीशीज, नेम ऑफ एनी स्पीशीज consist of टू कंपोनेंट, टू कंपोनेंट्स होते हैं उसके, ठीक है। जैसे मैं एक साइंटिफिक नेम लिखता हूँ, मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका तुम्हें पता है क्या होता है? मैंगो, मैंगो। मैंगो। अब मुझे बताओ मैंगीफेरा इंडिका में दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एक मैंगीफेरा कंपोनेंट और इंडिका। तो दो कंपोनेंट आते हैं बेटा। तो मैंगीफेरा जो कंपोनेंट है वो उसको बोलते हैं, ये जीनस नेम है। कौन सा नेम है? जीनस नेम। और जो इंडिका है वो है स्पीशीज नेम। वो क्या है? स्पीशीज नेम। तो सुनेंगे इसको, मैं एक बार फिर देखता हूँ। मैंगीफेरा, बेटा माइक ऑफ करेंगे जिसका ऑन है। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, दिस इज जीनस नेम। जीनस नेम है, इसको जेनरिक जेनरिक नेम भी बोलते हैं। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं हम? एक मिनट, हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं? जेनरिक। इसको हम जेनरिक नेम भी बोलते हैं बेटा, जेनरिक नेम, ठीक है। जेनरिक नेम, या फिर इसको जेनरिक, जेनरिक एपिथेट, जेनरिक एपिथेट, जीनस नेम है ये। जो इंडिका है, इंडिका को बोलते हैं स्पीशीज नेम, स्पीशीज नेम या या स्पेसिफिक नेम या स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। तो अगर हम तुमसे कोई पूछे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कितने कंपोनेंट होते हैं, तो तुम क्या बोलोगे? दो। कौन कौन से कंपोनेंट? पहला कंपोनेंट कौन सा होता है? जेनरिक एपिथेट। दूसरा कंपोनेंट कौन सा होता है? स्पेसिफिक एपिथेट। तो जो साइंटिफिक नेम होते हैं उसके दो कंपोनेंट है, पहला जेनरिक एपिथेट, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। ध्यान रखना। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, मैं एक साइंटिफिक नेम और लिख रहा हूँ, सोलेनम ट्यूबरोसम, ये किसका साइंटिफिक नेम है, बता सकता है कोई? आलू। पोटैटो। वेरी गुड, पोटैटो। पोटैटो। वेरी गुड, पोटैटो है, सोलेनेसी फैमिली हमने पढ़ा था, पोटैटो, ठीक है। तो सोलेनम, तो कोई बताएगा सोलेनम कौन सा नेम है, जेनरिक या स्पेसिफिक? जेनरिक। जेनरिक। बिल्कुल सही, ये जेनरिक नेम है। और ट्यूबरोसम इज अ स्पेसिफिक, फिश नेम। स्पेसिफिक एपिथेट, यस, स्पेसिफिक एपिथेट। वेरी गुड, ठीक है। तो बेटा रूल नंबर 1, आईसीबीएन का रूल नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। ये आईसीबीएन का रूल नंबर 1 है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आईसीबीएन का रूल नंबर 2 पढ़ेंगे यहाँ पर। तो रूल नंबर 2 क्या बोलते हैं, ठीक, अब ध्यान सुनना। मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, इन प्लांट्स, इन प्लांट नॉमेनक्लेचर, इन प्लांट नॉमेनक्लेचर, वही आईसीबीएन मतलब, टॉटोनिम्स आर नॉट वैलिड। टॉटोनिम्स होते क्या, भी बताते हैं। टॉटोनिम्स आर नॉट वैलिड, आर नॉट वैलिड, ठीक है। टॉटोनिम्स होते क्या, मैं लिख देता हूं, डेट इज सेम जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट, सेम जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। फॉर एग्जाम्पल रैटस, 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 रैटस रैट को बोलते हैं, रैट का साइंटिफिक नेम है। बट बेटा ये टॉटोनिम है। ये क्या है? टॉटोनिम। अगर स्पेसिफिक और जेनरिक, जीनस नेम और स्पीशीज नेम सेम हो जाए, हमें दिख रहा है रैटस, रैटस, जीनस और स्पेसिफिक नेम सेम है, तो उसको बोलते हैं टॉटोनिम। टॉटोनिम बॉटनी में वैलिड नहीं होते हैं लेकिन जूलॉजी में वैलिड होते हैं। ये किसका है? ये जूलॉजिकल नेम है, ये जूलॉजिकल नेम है। तो हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि टॉटोनिम्स, टॉटोनिम्स आर वैलिड, टॉटोनिम्स आर वैलिड
are valid only in zoology, not in botany. तो तुम्हें कोई भी प्लांट का नेम ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें जेनरिक और स्पेसिफिक नेम सेम हो। एनिमल्स में तो बहुत सारे हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे नाजा, नाजा किसको बोलते हैं? नाजा, नाजा इंडियन कोबरा, कोबरा। गोरिल्ला, गोरिल्ला, ठीक है। तो बहुत सारे हैं टोटोनिम्स, लेकिन टोटोनिम्स आर नॉट वैलिड इन बॉटनी। बॉटनी में कोई प्लांट का कोई तुम्हें ऐसा नाम नहीं दिखेगा जिसमें स्पीशीज और जेनरिक नेम सेम होगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बेटा ये बात। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान सुनेंगे। जो जेनरिक नेम होता है वो हमेशा, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जेनरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा गया है और स्पीशीज नेम हमेशा स्मॉल लेटर से। जेनरिक नेम हमेशा कैपिटल से और स्पीशीज नेम हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। तो रूल नंबर 3 यही बोलता है, फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक नेम should be in capital letter, should be in capital letter, should be in capital letter। लेकिन जो स्पीशीज नेम होता है वो कैसा होता है? स्मॉल लेटर से। एंड फर्स्ट नेम ऑफ specific epithet should be in small letter। तो ये तो तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा, कैपिटल लेटर वाला और स्मॉल लेटर वाला। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? तुम लोगों ने एक नोट किया होगा, जितने भी मैंने यहाँ पे साइंटिफिक नेम लिखे थे सबको अंडरलाइन किया था। देखो सबको अंडरलाइन किया हुआ है साइंटिफिक नेम को, जो भी साइंटिफिक नेम लिखी है उनको मैंने क्या किया? अंडरलाइन। अब सुनेंगे, अगर कोई साइंटिफिक नेम, सुनेंगे फिर लिखते हैं अभी। अगर कोई साइंटिफिक नेम प्रिंटेड है तो उसको इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है। अगर कोई साइंटिफिक नेम को हम हाथ से लिख रहे हैं, बाय हैंड, अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो उसको हम कैसे लिखते हैं? अंडरलाइन कर कर। उसको हम कैसे लिखते हैं? अंडरलाइन कर कर, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखेंगे बेटा। अगर वो प्रिंटेड है तो कैसे लिखेंगे? लेटर उसमें इटैलिक समझते हो बेटा क्या होता है? सर अक्षरों का टेढ़ा टेढ़ा होना। हाँ, अक्षर को टेढ़ा करके लिखना है। जिसको कोई डाउट होगा तो पूछेगा। जैसे प्रिंस पूछ रहा है होमोसेपियंस का जेनरिक नेम क्या होगा? बेटा होमोसेपियंस सेपियंस होते हैं। होमो इज अ जेनरिक नेम इन दैट केस, ठीक है। तो अभी जूलॉजी पे आएंगे, तो अभी आगे आए तो होमोसेपियंस सेपियंस होते हैं वो। तो वो कंपाउंड नेम होता है, उसमें 3 नाम होते हैं, स्पीशीज के 2 नाम होते हैं, उसमें हम अभी आए नहीं है। 4th है बेटा, जिसको कोई डाउट होगा तो पूछेंगे ऐसी। मैसेज तो बेटा मैं रीड नहीं कर पाऊंगा ना ड्यूरिंग दिस द लेक्चर। 4था पॉइंट, अगर कोई नेम प्रिंटेड है, व्हेन द नेम इज इन प्रिंटेड, और तो इटैलिक्स में अगर हैंड रिटन है तो अंडरलाइन। तो मैं लिख देता हूँ, when the scientific name is handwritten, then generic and specific epithet should be separately underlined। separately underline करते हैं, should be separately underlined, ठीक है। लेकिन अगर वो प्रिंटेड फॉर्म में है तो कैसा होता है? इटैलिक्स में। बट when it is in printed form, it should be in italics। वो इटैलिक्स में होगा। इटैलिक्स में क्यों ऐसे लिखा जाता है? टू इंडिकेट्स
to indicates its Latin origin. To indicates its Latin name होते हैं ना ये, Latin origin. तो बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हम अंडरलाइन करते हैं या जो अगर प्रिंटेड में फॉर्म है तो इटैलिक्स में क्यों है ये? बिकॉज जो इटैलिक्स जो लैटिन लैंग्वेज होती है ना उसको टेढ़ा टेढ़ा ही लिखा जाता है, तो इसको इटैलिक्स में से लिखते हैं तो इंडिकेट्स इट्स लैटिन ओरिजिन है, तो ध्यान रखना लैटिन ओरिजिन की वजह से। तो ये इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है बेटा फिफ्थ, तुम्हारा रूल है रूल नंबर 5। अब सुनो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहले, जैसे मैं लिख रहा हूँ मैंगीफेरा इंडिका, जेनेरिक नेम को हमने अंडरलाइन कर दिया, स्पेसिफिक एपिथेट को अंडरलाइन कर दिया, मतलब हैंड रिटन है, कैपिटल लेटर है स्मॉल लेटर है, ये हम सब जानते हैं। इसके आगे हम ऐसे लिख रहे हैं मैंगीफेरा इंडिका लिन। लिन क्या है? लिन जिसने ये नेम, लाइनस का नाम है ये, जो और इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर कर रहा है, जिसने ये नॉमेनक्लेचर किया, नाम दिया, तो उसका नाम स्पीशीज के आगे लिख दिया जाता है शॉर्ट में। जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिन, लिन किसका नाम है? जिसने प्रपोज किया, नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो लिख देता हूँ नेम ऑफ द साइंटिस्ट, नेम ऑफ साइंटिस्ट who proposed, name of scientist who proposed nomenclature should be written in short after the specific epithet. सर जो साइंटिस्ट होगा उसके नेम के नीचे अंडरलाइन नहीं होगी? नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी। एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका लिन, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये साइंटिस्ट का नाम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 6, ठीक है, जो तुम्हारा क्वेश्चन था मैं लिख देता हूँ, नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज नॉट अंडरलाइन, नेम ऑफ साइंटिस्ट should be neither underline, should be neither सर प्रिंटेड फॉर्म में भी लिखा आएगा साइंटिस्ट का नेम? हाँ, nor in italics, ठीक है, बस उसको सिंपल अल्फाबेट से लिखते हैं जो मैंने लिखा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट रूल नंबर 7। ये रूल क्या है? ये फैक्ट ही है। साइंटिफिक नेम should be written, should be derived, लिखता हूँ, should be derived from Latin usually, Latin और ग्रीक लैंग्वेजेस। लैटिन में लिखते हैं या ग्रीक में लिखते हैं? यूजुअली क्या होता है? लैटिन, ज्यादातर लैटिन होता है, बिकॉज दे आर डेड लैंग्वेजेस। डेड लैंग्वेजेस क्या होती हैं? सोचो जरा, मैं तुम्हारी इतनी अटेंडेंस लेता हूँ। सर जिसे बताऊं? हाँ बोलो प्लीज। सर जिसे कोई यूज ना करता हो। जिसे कोई यूज ना करता हो, ठीक है, और कोई? हाँ बेटा, सही बोला उसने कि ऐसी लैंग्वेज जो आजकल बोली नहीं जाती ज्यादातर, ठीक है, जो अ लैंग्वेज विच इज नो लॉन्गर इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ अ लैंग्वेज which is no longer used in everyday life। तो मतलब चेंज नहीं होते ना ये, तो ये इसके वर्ड्स चेंज नहीं होते, जो है वही है, एवरीडे लाइफ में यूज ही नहीं होती है। ये इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है ये कि ये लैटिन और ग्रीक को क्यों यूज करते हैं और यूजुअली लैटिन को क्यों यूज करते हैं। तो तुम सिंपल बोलना कि ये डेड लैंग्वेजेस है बस। बेटा ये हमारे 7 पॉइंट हो गए, ये हमारे रूल्स थे, ठीक है। बस एक और लास्ट पॉइंट लिख देता हूँ, फिर इसको खत्म करते हैं, नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा बायनोमियल।
तो लास्ट नेम मैं लिखता हूँ, जो तुम्हारा लास्ट नॉमेनक्लेचर है मैं लिख देता हूँ। 8th पॉइंट है टाइप स्पेसिमेन, लिखता हूँ हर्बेरियम। हर्बेरियम पढ़ेंगे आगे। हर्बेरियम शीट ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट, ऑफ न्यूली discovered plant should be placed in herbaria, should be placed in herbaria। ये इसका मतलब क्या हुआ सुनना। सपोज करो एक प्लांट मिला एक, ठीक है, इसका नाम नहीं पता, मिला, नया मिला है, न्यू डिस्कवर है, तो हम लोगों ने इसका आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन सब कर दिया, टेक्सोनॉमी कर दी इसकी पूरी। अब जब कर दी तो इसका एक स्पेसिमेन, इस प्लांट का एक स्पेसिमेन हम लोग हर्बेरियम में लगा देते हैं। हर्बेरियम क्या होता है? ये टेक्सोनॉमी के प्रिजर्व होता है, जैसे बॉटनिकल पार्क्स होते हैं ना, बोटेनिकल पार्क, तो वैसे ही हर्बेरियम होता है। हर्बेरियम में इस स्पेसिमेन को रख देंगे शीट के ऊपर ताकि प्रिजर्व हो, अगर हमें बाद में कभी स्टडी करना है तो हम स्टडी कर पाए उस हर्बेरियम से। तो जिस कोई प्लांट जो न्यू डिस्कवर होता है तो उसे कहाँ पे रख देते हैं बेटा? हर्बेरियम में। हर्बेरियम इज लाइक बोटेनिकल पार्क। बोटेनिकल पार्क में तो प्लांट को सिंपल, तुमने देखा होगा बोटेनिकल पार्क जो होते हैं, लेकिन हर्बेरिया में प्लांट को हम क्या कहते हैं, शीट पे लगा देते हैं, चिपका देते हैं शीट पे, और फिर शीट को हम रख देते हैं संभाल कर। तो ये हर्बेरिया होता है। हम आगे पढ़ेंगे हर्बेरिया के बारे में। तो बेटा ये सारे रूल्स थे जो हमने आज डिस्कस किए बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के, ठीक है। बाकी हम लोग डिस्कस करते हैं